वक्फ लॉज किसी भी देश में, ना ही इस्लामिक कंट्रीज में और ना ही नॉन इस्लामिक कंट्रीज में कहीं भी ऐसे अप्लाई नहीं होती हैं जिस तरह से भारत में होती हैं। मैं छोटा सा एग्जाम्पल आपको देकर बताती हूँ कि अमेरिकन मुस्लिम अमेरिका का कानून मानता है, रशियन मुस्लिम रशिया का कानून मानता है, यूरोपियन मुस्लिम यूरोप का कानून मानता है, चीनी मुस्लिम चीन का कानून मानता है। लेकिन केवल एक भारतीय मुस्लिम ही ऐसा है जिसको हमेशा ये कह के तैयार किया गया है कि नहीं, तुम भारतीय होने के बावजूद इस्लामिक कानून मानोगे, तुम शरिया कानून मानोगे। और इसका एक्चुअली इस्लाम से कोई लेना देना भी नहीं है। ये जब भारत में टू नेशन थ्योरी डालने की कोशिश की गई थी, मैं हमेशा ही एक्सप्लेन करती हूँ कि पाकिस्तान रातों रात नहीं बन जाता है। पाकिस्तान बनाने के लिए एक वैचारिक अनुकूलता बनानी होती है कि आप जिस देश में रहते हैं, आपकी भाषा, भूषा, भोजन, आपकी शिक्षा, आपके कानून, आपकी न्याय प्रणाली, सब कुछ उस देश से अलग है। एक पैरेलल सिस्टम बनाया जाता है आपके देश के साथ साथ, इसीलिए उसको द्विराष्ट्रवाद कहते हैं, यानी कि टू नेशन थ्योरी, एक ही देश में दो देश चलना। ना तो कुरान में हिजाब का और बुर्के का जिक्र है, लेकिन उसके बावजूद मुसलमान बच्चियों को बुर्कों में लपेट दिया जाता है। ना ही कुरान में वक्फ का जिक्र है। कुरान की किसी भी वर्स में वक्फ नाम की कोई चीज नहीं है। और ये आप किसी भी इस्लामिक स्कॉलर से पूछ सकते हैं। चैरिटी का जिक्र है, डोनेशन का जिक्र है, दान का जिक्र है, बट वक्फ नाम की कोई चीज कुरान में मौजूद नहीं है। तो इसकी सोर्स पे जब हमने जाने की कोशिश करी तो हमें पता चला कि जितने भी इस्लामिक जूरिस्ट्स हैं, उन्होंने एक हदीस को बुनियाद बनाया है इस वक्फ लॉ के लिए। और वो हदीस ये कहता है कि एक बहुत प्रोमिनेंट सहाबा थे जो बाद में खलीफा भी बने, हजरत उमर इब्न अल खत्ताब। उन्होंने खैबर में कोई एक जमीन एक्वायर करी और वो जमीन का क्या करें ये पूछने के लिए वो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए। प्रॉफिट मोहम्मद ने उनसे कहा कि ये जमीन किसी की नहीं है, इस पे किसी इंसान का अधिकार नहीं है, इसको वक्फ कर दो। वक्फ मतलब अल्लाह की राह में गरीबों में इसको बांट दो। उसमें शायद खजूर के कुछ बाग थे या जो भी था। इस पे किसी इंसान का राइट नहीं है, जो जरूरतमंद है, मिस्कीन है, यतीम है, गरीब है, उनमें बांट दो। इस हदीस को इस्तेमाल करके वक्फ की एक परिकल्पना करी गई। तो वो चीज जो एक अच्छे इमेजिनेशन के साथ शुरू हुई थी कि इस पे किसी का अधिकार नहीं होना चाहिए, इस पे ह्यूमन ओनरशिप नहीं होनी चाहिए, इसको लोगों में बांट दीजिए, उस एक खूबसूरत थॉट को इस्तेमाल करके आज पूरे पूरे वक्फ माफिया बैठा दिए गए। और इसका इनफैक्ट इस्लाम से भी कोई लेना देना नहीं था। प्रॉफिट मोहम्मद से इंस्पायर होकर उनके एक ज्यूइश एलाए मुखैरक नाम के एक व्यक्ति ने भी अपना एक बाग वक्फ किया था। तो वो एकदम शेयर डोनेशन, शेयर चैरिटी थी कि इसको जो है आप हक तलफी मत करिए, खाइए मत, लोगों में बांट दीजिए। बट उसको इस्तेमाल करके आप देखिए कहाँ वक्फ माफिया बन गए। और एक बात हमें और ध्यान रखने की जरूरत है, why this amendment was needed and why these subjects are needed to be discussed in society। क्योंकि वक्फ का जो फाउंडेशनल प्रिंसिपल था, किसी भी चीज को, मूवेबल या इमूवेबल असेट को अल्लाह की राह में भूल जाने का जो फाउंडेशनल प्रिंसिपल्स थे, वो थे चैरिटी, सोशल जस्टिस एंड कम्युनिटी वेलफेयर। ये तीन चीजें अचीव होनी थी, ये तीन प्रिंसिपल्स अचीव होने थे जो हम नहीं कर पा रहे हैं। आज बड़े बड़े वक्फ माफिया, भारत की थर्ड लार्जेस्ट प्रॉपर्टी लैंड ओनर है वक्फ, रेलवे और डिफेंस के बाद। और थर्ड लार्जेस्ट लैंड ओनर होने के बावजूद आज भी मुसलमान कमजोर है, आज भी फल बेच रहा है, आज भी सब्जी बेच रहा है, आज भी उसके लिए सच्चर कमेटी बनने की जरूरत पड़ रही है। दैट मीन्स चैरिटी, सोशल जस्टिस एंड कम्युनिटी वेलफेयर आप नहीं कर पा रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं आप 8-9 लाख से ज्यादा इन प्रॉपर्टीज का? ये किसी भी सिविलाइज्ड देश को, एक डेमोक्रेटिक देश को पूछने का अधिकार है कि ये जो वक्फ है, अगर आप ये कह रहे हैं कि हम प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की टीचिंग को मानते हुए वक्फ चला रहे हैं, अगर आपको हम फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट आपके इस एंक्रोचमेंट को चैरिटी मान भी लें, तो वो अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव क्यों नहीं कर रहा है? ऑब्जेक्टिव क्या था? चैरिटी था। ऑब्जेक्टिव क्या था? सोशल जस्टिस था। ऑब्जेक्टिव क्या था? कम्युनिटी वेलफेयर था। एक्चुअली ये फाउंडेशनल प्रिंसिपल्स अचीव करने के बजाय, ऑब्जेक्टिव अचीव करने के बजाय, आप इससे उल्टा ही कर रहे हैं। समाज की खाई बढ़ रही है, अमीर अमीर होता जा रहा है, गरीब गरीब होता जा रहा है। सोशल जस्टिस की तो आप धज्जियां उड़ाई चुके हैं, चैरिटी तो आप भूल ही गए हैं। मुतवल्ली जो मैनेजमेंट के लिए होता था, वो पर्चियां काट काट के वक्फ प्रॉपर्टी को कैसे खुर्द बुर्द करते हैं, ये सब जानते हैं, आज किसी से छुपा नहीं है। और सिर्फ टेक्निकल या लीगल व्यक्ति ही नहीं जानता है, वो गरीब मुसलमान भी इस बात को जानता है जो वक्फ बोर्ड के ऑफिसों के चक्कर काटता है, जिसकी चप्पल घिसती है,
जो फाइलें उठा उठा के बेचारा जाके वहां से गाली खाकर आता है, और मुतवल्ली कैसे मिसमैनेज करते हैं वक्फ प्रॉपर्टीज को, ये सब जानते हैं। और कम्युनिटी वेलफेयर को तो आप भूल ही जाइए, उसकी तो शायद परिभाषा ही आपको नहीं पता कि आपको स्कूल्स नहीं खोलने। आप सोचिए, जिस बोर्ड के पास, जिस एक अथॉरिटी के पास भारत की थर्ड लार्जेस्ट लैंड ओनर होने के बावजूद, डिफेंस और रेलवे के बाद सबसे ज्यादा जमीन होने के बावजूद, अपने बच्चों के लिए स्कूल ना बना पाया आज तक, मंदिरों को विध्वंस करके, विकृत करके, राम मंदिर के लिए लड़ मर जाएंगे कि वहीं पे हमें मस्जिद बनानी है। कितनी वक्फ प्रॉपर्टी में आपने मस्जिद बनवाई है, कितनी वक्फ प्रॉपर्टीज पर आपने मुसलमान बच्चों के लिए स्कूल्स बनवाए हैं, कितनी वक्फ प्रॉपर्टी में आपने स्किल सेंटर बनवाए हैं मुस्लिम महिलाओं के लिए, या कितनी वक्फ प्रॉपर्टीज पर आपने अस्पताल बनवाए हैं। अरे आप मुसलमानों के इलाज के लिए भी अगर बनवा लेते ना, पहली बात तो स्वास्थ्य और शिक्षा, मैं इस चीज के बिल्कुल अगेंस्ट हूं कि जाति और मजहब के नाम पर अलग अलग इंस्टीट्यूशंस हो, लेकिन वो मुस्लिम समाज जो ये कहता है, वो मुस्लिम लीडर्स जो ये कहते हैं कि हम मुसलमानों के हितैषी हैं, अगर आप इतने बड़े हितैषी होते तो आपने कोई भी स्कूल, हॉस्पिटल, स्किल सेंटर, एजुकेशन सेंटर क्यों नहीं बनाया। तो ये उनके मोटिव इन चीजों से ही क्लियर होता है कि अगर मुसलमान आज भी गरीब है, अगर आजादी के इतने साल के बाद, अगर सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आने के इतने सालों के बाद आज भी मुसलमान वहीं का वहीं है, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ राजनीति, कुछ ना कुछ अपराध मुस्लिम समाज के जो सो कॉल्ड सरपरस्त हैं, जो लीडर्स हैं, वो अपनी कौम के साथ कर रहे हैं। यही कारण है कि उनको स्कूल्स, कॉलेज, हॉस्पिटल्स, स्किल सेंटर्स ये सब नहीं बनाने, क्योंकि वो चाहते नहीं है कि मुस्लिम कम्युनिटी तरक्की करे, वो चाहते नहीं है कि मुस्लिम बच्चे आगे बढ़े। एक हैदराबाद में ओवैसी साहब की बड़ी स्टेटमेंट फेमस हुई थी, इंशाल्लाह एक दिन मुसलमान बच्ची भारत की प्रधानमंत्री बनेगी, लेकिन हैदराबाद में अरब से बूढ़े शेख आकर मिस्यार निकाह के नाम पर मुसलमान बच्ची का रेप करते हैं, पॉक्सो एक्ट का वायलेशन करते हैं, चाइल्ड मैरिज एक्ट का वायलेशन करते हैं, लेकिन ओवैसी साहब को उन मुसलमान बच्चियों को बचाने की चिंता नहीं है। एक बार उनसे सवाल पूछा था मैंने कि अगर आपको मुस्लिम्स की इतनी चिंता है तो आप कॉमन सिविल लॉ का साथ क्यों नहीं देते। मुस्लिम बच्चियों के साथ कितने बड़े बड़े अपराध हो रहे हैं शरिया लॉ के नाम पर। हम उन बच्चियों को अगर चाहते हैं कि वो इंशाल्लाह एक दिन प्रधानमंत्री बने, तो उनको समान शिक्षा मिलनी चाहिए, उनके ऊपर समान कानून अप्लाई होने चाहिए, ताकि ताकि भारत की दूसरी बच्चियों की तरह वो भी प्रोटेक्टेड डॉटर्स ऑफ इंडिया बने और रहें। लेकिन इन बातों का उन लोगों के पास कोई जवाब नहीं होता है। तो यही मैं आपकी बात में बताना चाहती हूँ कि दरगाह, मस्जिद और कब्रिस्तान के अलावा ये लोग कुछ नहीं बनाएंगे। एक तो एक कब्रिस्तान में तो मैं गई थी, वहां पे मेरा लिटरली लड़ाई झगड़ा हो गया था। वहां पे कुछ लोग अपना इंक्रोच करके रहते थे, वहां पे हर तरह की इलीगल एक्टिविटीज वो लोग करते थे, और कुछ एंटी नेशनल एक्टिविटीज में भी वो लोग इन्वॉल्व थे, और वहां पे नॉर्मल आम मुसलमान का आवागमन कम था, कम था। तो ये हमें सोचना पड़ेगा कि आपको सिर्फ मस्जिद, सिर्फ दरगाह और सिर्फ कब्रिस्तानी वक्फ प्रॉपर्टी पे क्यों चाहिए, आपको दूसरे इंस्टीट्यूशंस फॉर द वेलफेयर ऑफ सोसाइटी क्यों नहीं चाहिए। और मस्जिदों का एक एग्जांपल और दे देती हूँ। मस्जिद क्या होता है? अल्लाह की इबादत करने का एक घर, अल्लाह का घर कि आप नमाज पढ़ने जाते हैं। मस्जिदों के नीचे दुकानें बना बना के तो बेच देते हैं लोग। मस्जिदों को तो इन्होंने कमर्शियल सेंटर्स बना दिया है वक्फ के नाम पर। तो देखिए, ये सारी चीजें मैं आपको अपनी ओपिनियन नहीं बता रही हूँ, ये मैं आपको फैक्ट्स एंड फिगर्स बता रही हूँ। और अब सोशल मीडिया के माध्यम से थोड़ा सा हम लोगों के लिए चीजें आसान हो गई हैं। मुस्लिम बच्चा, मुस्लिम युवा, मुसलमान महिलाएं अब धीरे धीरे समझने लगी हैं कि मजहब के नाम पर उनके साथ किस तरह का पाप हो रहा है। सोशल मीडिया के माध्यम से मुसलमान बच्चे देखते हैं कि अगर इस्लामिक कंट्रीज हमारी सरपरस्त होती तो 3 साल का बच्चा वो समुद्र में बहता हुआ समुद्र के किनारे मरा हुआ नहीं पाया जाता। अगर इस्लामिक कंट्रीज हमारी सरपरस्त होती तो अफगानिस्तान में मुसलमान ही मुसलमान को ऐसे मार रहा, काट रहा नहीं होता। तो ये भारत का मुसलमान समझ चुका है कि कुछ तो गड़बड़ी, घोटाला चल रहा है इस्लाम के नाम पर पूरी दुनिया में, जो मुसलमान सेफ नहीं है, सुरक्षित नहीं है, और केवल भारत में सुरक्षित है। सो दीज क्वेश्चंस आर बीइंग अंडरस्टूड नाउ। और ये बड़ा अच्छा समय है देश के लिए, क्योंकि मैं मानती हूँ कि काल चक्र कहते हैं ना, घूम रहा है, सतयुग आने का समय आ रहा है। तो लोगों की कॉन्शियसनेस, लोगों की चेतना जागृत होगी। बहुत सारी ऐसी समस्याएं जिनसे पूरा विश्व जूझ रहा था, अब धीरे धीरे उनके समाधान निकलने शुरू होंगे। एंड आई एम श्योर कि ये आवाजें और ये समाधान केवल भारत से ही निकलेगा। आज पूरा विश्व
इस्लाम के नाम पर कट्टरवाद से, आतंकवाद से, अलगाववाद से जूझ रहा है, और उसका सबसे बड़ा भुक्तभोगी सबसे पहले मुसलमान ही होता है। पाकिस्तान में शियाओं को वाजिबे कत्ल कहकर जब मारा जाता है ना, तो वो मारने वाला, तलवार उठाने वाला मुसलमान ही होता है। जब अहमदियास को ये कहा जाता है कि दे आर नॉन मुस्लिम्स, इनको मार दो, तो तलवार उठाने वाला, गर्दन कलम करने वाला, मुसलमान की गर्दन कलम करने वाला मुसलमान ही होता है। इवन करबला में एक हमें सुनाया जाता है ना, ता कयामत जिल्लत मुकर्रर हुई तेरी तकदीर के साथ, कत्ल जब शब्बीर हुए नाराए तकबीर के साथ। तो अल्लाह अकबर का नारा लगा लगा के मुसलमान का सर कलम हमेशा से मुसलमान ही करता आया है। तो आज मुसलमान को ये सोचने की जरूरत है कि रिलीजन, इस्लाम या मजहब, अल्लाह तक पहुंचने की आपकी एक पर्सनल रिलेशनशिप है। आप अल्लाह तक किस तरह से पहुंचते हैं, आप 5 वक्त की नमाज पढ़ें या आप तहज्जुद की नमाज, आप पूरी रात अल्लाह की इबादत में रहें, वो आपकी पर्सनल रिलेशनशिप है विद अल्लाह। लेकिन जो कानून होता है, जो प्रैक्टिसेस होती हैं, जो कस्टम्स होती हैं, जो एक लाइफस्टाइल होता है, जो किसी भी देश में जीने का एक तरीका होता है, वो उस देश की प्रकृति के हिसाब से तय होता है। अरब में मीट, मांस, गोट, बकरा, ऊंट इसलिए खाते थे क्योंकि वहां पे फल, सब्जियां, अनाज उगती नहीं थी, रेगिस्तान था। भारत का सनातनी मुसलमान जीव हत्या को पाप मानता था, क्योंकि उसको ये बताया जाता था कि सभी जड़ चेतन में सेम कॉन्शियसनेस है। तो उसको लगता था कि मैं किसी कीड़े को भी ना मारूं। तो ये सिर्फ वैल्यूज का डिफरेंस है, और हम खुशकिस्मत हैं कि हम भारत जैसे देश में पैदा हुए हैं। और जैसे मैंने आपको पहले एग्जांपल दिया था कि हर कंट्री का मुसलमान उसी देश का कानून मानता है, तो अब वो समय आ गया है कि भारत का मुसलमान भारत का कानून मानेगा, उसी में सुरक्षित रहेगा, उसी में सम्मानित रहेगा, और उसी में अपनी कौम के लिए एक बेहतर भविष्य ढूंढ पाएगा। मुसलमान जो होता है ना, वो इमोशनल होता है, और इमोशनल व्यक्ति ही बेवकूफ होता है। आप इमोशनल व्यक्ति को कुछ भी कहकर, उसको डरा के या उसको भड़काकर कुछ भी करा सकते हैं। तभी आप देखिएगा कि दोनों तरह की धाराएं चलती हैं। कभी वो अपने आप को विक्टिम मानने लगता है, हम सब अल्पसंख्यक है जी, हम माइनॉरिटी हैं, हमारे साथ खराब हो रहा है। कभी वो पत्थर लेके सड़कों पे उतर आता है और पत्थरबाजी करने लगता है। तो वो विक्टिम भी है और वो अग्रेसर भी है। उसका कारण ये है कि भीड़ की अपनी कोई मानसिकता नहीं होती। मैं आपको ये साइकोलॉजिकल चीजें बता रही हूँ। भीड़ की अपनी कोई साइकी नहीं होती है, भीड़ अपने लीडर की साइकोलॉजी से चलता है। तो जो उनको डरा देगा तो वो विक्टिम बन जाएंगे, कोई उनको भड़का देगा तो वो सड़कों पे पत्थर लेकर उतर जाएंगे। तो दिस इज द साइकोलॉजी ऑफ मुस्लिम कम्युनिटी। मैं मासेस की आपसे बात कर रही हूँ। अब ये जो नेता होते हैं, इनकी बातों में ये लोग आ तो जाते हैं, लेकिन ये नहीं सोचते कि नेताओं का मकसद आपको, आपका उत्थान इनका मकसद नहीं है। आपका उत्थान सिर्फ इनका नारा है। ये आपको सिर्फ याद दिलाएंगे कि आप कमजोर हैं, आप वीक हैं, आपके लिए सच्चर कमेटी बनी थी। लेकिन ये आप इनसे सॉल्यूशन पूछिए कि अच्छा ठीक है, आपको इतने साल तक अपना नेता बनाया, आपने क्या किया हमारे लिए। तो मैं आपको हैदराबाद का एग्जाम्पल दे रही हूँ। जब मैं हैदराबाद गई थी, मुझे वहां पता चला था कि ओवैसी साहब अब से 3 जनरेशन पहले तक उनके खानदान में लोग हीरो पुक चलाते थे। हीरो पुक समझ रहे ना। आज अगर आप हैदराबाद सिटी से लेकर हैदराबाद एयरपोर्ट तक जाइए, तो बड़े बड़े महल हैं ओवैसी साहब के, सिर्फ इस्लाम की और मुसलमान की राजनीति करके। और मुसलमान आज भी फल बेच रहा है, आज भी सब्जी बेच रहा है, आज भी पंक्चर जोड़ रहा है। उस मुस्लिम बच्ची को आज भी मिस्यार निकाह के नाम पर अरब के शेख खरीद के लेकर जा रहे हैं, और रजिस्टर्ड एफआईआर हैं हैदराबाद में। आपको सुनी सुनाई बात नहीं बता रही हूँ। तो ये अब मुस्लिम समाज को समझने की जरूरत है कि इन लोगों का मकसद आपका उत्थान नहीं, इसलिए ये अपनी चीजें नहीं, आपसे वक्फ 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 करेंगे, लेकिन अपना कुछ भी होगा तो उसका रजिस्ट्रेशन एज पर इंडियन लॉ कराएंगे। आपसे मदरसा 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 करेंगे, लेकिन अपने बच्चे को किसी अच्छे अंग्रेजी बोलने वाले और बहुत ही हाई सोसाइटी वाले स्कूल में एडमिशन कराएंगे। आपको बोलेंगे चार शादी अलाउ है, इस्लाम में 4 शादी अलाउ है। कौन से मुसलमान नेता ने 4 शादियां कर रखी हैं जी? ओवैसी साहब ने 4 शादियां कर रखी हैं, या जो भी मुस्लिम लीडर्स हैं, क्या वो 4 4 शादियां करके घूमते हैं? उनके घर की महिलाओं की उनके ऊपर चलती है, उनके घर की महिलाओं की इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल फीलिंग्स की चिंता है। तो उस गरीब महिला की इमोशंस की आपको चिंता नहीं है, उस गरीब मुसलमान बच्चे की शिक्षा की आपको चिंता नहीं है, वो गरीब व्यक्ति जो वक्फ ट्रिब्यूनल के बाहर फाइलें लेकर पूरा पूरा जीवन काट देता है, उसकी आपको चिंता नहीं है। तो ये डबल स्टैंडर्ड्स हैं, ये दोहरा चरित्र है। अभी हमने कुछ समय पहले उत्तराखंड में देखा था ना
कि हल्द्वानी में बहुत सारे मुसलमानों को डिस्प्लेस किया जा रहा है। पूरी की पूरी बस्ती मुसलमानों की वहां से उखाड़ रहे हैं। और बड़े जो कैमरा जीवी थे वो फोकस कर करके उनके आंसुओं को जूम कर करके टीवी चैनल पे दिखा रहे थे कि ये देखिए मुसलमान को भारत में निकाला जा रहा है, देखिए मुसलमान के साथ क्या हो रहा है उत्तराखंड में। एक्चुअली किसी ने ये जानने की कोशिश करी, जब मुझे पता चला मैं वहां पर गई, तो देन आई केम टू नो कि वो जो पूरी बस्ती थी वो रेलवे की जमीन पर बसी हुई थी। तो रेलवे को अपने किसी प्रोजेक्ट के लिए, अपने किसी भी काम के लिए उस जमीन की जरूरत होगी। अब आप ये बताइए कि उत्तराखंड में कितनी वक्फ प्रॉपर्टी है जो अनयूज्ड पड़ी है? कितनी वक्फ प्रॉपर्टी है जिसका आप कुछ इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं और सिर्फ कुछ वक्फ माफिया उसको जकड़ के बैठे हुए हैं? आप अपनी कौम के उन गरीब लोगों का उन वक्फ प्रॉपर्टी में बसा देते। आप आगे आके बोलते कि नहीं, यहाँ रेलवे की जमीन हम खाली करते हैं। आप खुद हक तलफी करते हैं गरीब मुसलमानों की। और सरकार को अगर अपने किसी काम के लिए भी कुछ करना पड़ता है तो आप तुरंत सरकार पे इल्जाम लगाना शुरू कर देते हैं। तो ये तो लाइव एग्जाम्पल हमारे सामने है कि किसी मुसलमान को निकाला नहीं जा रहा था, रेलवे को अपनी जमीन चाहिए थी। और वक्फ के पास बहुत जमीन है। वो गरीब मुसलमान नहीं है, उसके पास वक्फ के नाम पे बहुत जमीन है। 8 लाख से ज्यादा वक्फ प्रॉपर्टीज हैं भारत में। लेकिन कोई मुस्लिम लीडर, कोई वक्फ का स्टेक होल्डर, कोई मुतवल्ली, कोई आगे बढ़ के नहीं आया कि नहीं, हाँ इन लोगों को तो वक्फ की प्रॉपर्टी में हम बसा सकते हैं। सो दिस इज द हिपोक्रेसी, दीज आर द डबल स्टैंडर्ड्स जो अब लोगों के सामने एक्सपोज हो रहे हैं और हमें चीजें साफ एकदम पानी की तरह दिखाई दे रही हैं।